पार्क रेंजर जो जंगल में खोजते हैं, उन्हें ढूंढने वालों को पार्क रेंजर कहते हैं। पार्क रेंजर्स जंगल में राउंड्स और पेट्रोल करते हुए ऐसे ऐसे चीजें देख और जानते हैं जो हम जैसे साधारण लोगों को पता ही नहीं होता। आज की कहानी ऐसे ही पार्क रेंजर की सच्ची घटना है। मेरे पिता एक पार्क रेंजर हैं। उस रात वे मुझे अपने साथ नाइट शिफ्ट पर ले गए थे। काश मैंने उनके नियमों को ध्यान से सुना होता। इंसानी दिमाग कुछ इस तरह काम करता है। जब आप किसी जंगल में चल रहे होते हैं तो ज्यादा सोचते नहीं हैं। आप बस उस खामोशी को अपने चारों ओर महसूस करते हैं, हल्की ठंडी हवा को महसूस करते हैं और पैरों के नीचे टूटती टहनियों की आवाज सुनते हैं। शायद ये हमारी फितरत में ही है कि हम ऐसे नज़ारों की तरफ खींचे चले जाते हैं, चाहे हम कितनी भी भीड़ भाड़ और कंक्रीट से भरे शहरों में क्यों न रहते हो। जंगल हमेशा हमें अपनी ओर बुलाते हैं। वहां की हवा साफ और ठंडी होती है और दिन की रोशनी ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के बीच लुका छिपी खेलती रहती है। सब कुछ इतना खूबसूरत और सुकून देने वाला लगता है। लेकिन कभी कभी जब आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों पर जाने लगता है। अजीब आवाजें, हवा के तेज झोंके, पेड़ों के बीच हिलती परछाइयां, ऐसी खामोशी सुकून भी दे सकती है और डर भी। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। जंगल एक दो मुहा सिक्का है। एक तरफ वह आपको थकाने वाले शहर से दूर छुपा लेता है और दूसरी तरफ आपको एक ऐसी दुनिया के सामने ला खड़ा करता है जहां आप बिल्कुल असहाय हैं। अब आप नियंत्रण में नहीं होते, क्योंकि यह आपकी दुनिया नहीं है। आप खुद को धोखा देकर वहां एक घर बना सकते हैं, लेकिन सच यही है कि जंगल आपका घर नहीं है। आप वहां सिर्फ एक मेहमान हैं। नेशनल पार्क भी कुछ ऐसे ही होते हैं, नियंत्रण का एक भ्रम। वो नकली आजादी जो आपको महसूस होती है जब आप तय किए गए रास्तों पर चलते हैं, जब आप अपने लिए तय किए गए कैंपिंग स्पॉट पर रात बिताते हैं, जब आपको लगता है कि आपके आसपास की खामोशी सुकून भरी है। लेकिन वो खामोशी भी एक भ्रम है। कभी फिर किसी जंगल में जाइए और ध्यान से सुनिए। क्या वहां सच में पूरी तरह सन्नाटा होता है? नहीं, पूरी, बिल्कुल गहरी खामोशी मौत की निशानी होती है। उसे डरना चाहिए। यह बात मुझे मेरे पिता ने सिखाई थी। वे एक पार्क रेंजर हैं और बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं। मुझे कभी भी नेशनल पार्क खास पसंद नहीं थे, खासकर इसलिए क्योंकि वहां ज्यादातर समय मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था और लंबी लंबी ट्रैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे तो प्रकृति का आनंद झील में तैरकर या बर्फ में स्कीइंग करके लेना ज्यादा अच्छा लगता था। भला कौन अपनी टांगें तुड़वाकर किसी ऊंची जगह तक चढ़े सिर्फ एक घाटी देखने के लिए? और ऊपर से जानवर, वे हर जगह होते थे। कीड़े मकोड़े तो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते थे। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि उन्हें जंगल से इतना प्यार क्यों था। शायद यही वजह थी कि वे मुझे अपनी नाइट शिफ्ट की डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वे कहानियां शायद बनाई हुई थीं, लेकिन बचपन में मुझे वे पूरी तरह सच लगती थीं। मुझे लगता था कि मेरे पिता बहुत बहादुर हैं, जो हर रात इस जंगल में काम करते हैं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे हॉरर चीजों में दिलचस्पी होने लगी। भले ही अब मैं उनके जंगल के राक्षसों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर भी कहीं जंगल के बीचों बीच एक छोटे से केबिन में रात बिताने का ख्याल मुझे रोमांचित करता था। जब पिताजी ने कहा कि वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो मैंने तुरंत हां कर दी। मैं जानता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते में काफी दूरी आ गई थी। शायद मैं बड़ा हो रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे संभालें। वे भावनात्मक रूप से मुझसे दूर होते जा रहे थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वे हर बार खुद को मुझसे अलग कर लेते। बदले में मैं भी चिड़चिड़ा और उदासीन हो गया। मेरी मां के शब्दों में, शायद ये साथ में समय बिताने का अच्छा मौका होगा। हम रात करीब 9 बजे पार्क पहुंचे। उनकी शिफ्ट 10 बजे शुरू होती थी और सुबह 6 बजे खत्म। उनकी जीप अंधेरे को चीरती हुई जंगल के भीतर बढ़ रही थी। हेडलाइट्स पेड़ों पर पड़ती और वे
काले आसमान के बीच सफेद चमकते दिखाई देते। मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया था। वैसे भी इस पार्क में मेरी यात्राएं बहुत कम होती थीं। हम काफी देर तक चलते रहे। ज्यादातर लोग नेशनल पार्क के असली आकार को कम समझते हैं। हमें केबिन तक पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लग गया, और वह भी जंगल के बिल्कुल बीच में नहीं था। फिर मैंने उसे देखा। इंसानी मौजूदगी का एकमात्र निशान, इस अथाह अंधेरे और वीराने के बीच एक छोटा सा लकड़ी का केबिन, जिसकी बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी, और बाहर पहरे पर खड़े थे कुछ वॉच डॉग्स। गाड़ी से उतरने से पहले मेरे पिता ने मुझे रोक लिया। सुनो, यहां कुछ नियम हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। मुझे पता है ये तुम्हें बेकार लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने मुझे एक कागज थमाया, हाथ से लिखे हुए नियमों की एक सूची। शुरुआत के नियम बिल्कुल सामान्य थे। अकेले पार्क में मत जाना, खाना बाहर मत छोड़ना, वगैरह। मुझे लगा बाकी के नियम बस मुझे डराने के लिए लिखे गए हैं। डैड, मैं अब 12 साल का नहीं हूं। आप मुझे इन सबसे डराने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम खुद यहां मेरे साथ आना चाहते थे, तो उसी हिसाब से रहो। यह सब क्या है? अगर तुम्हें बिना हाथ वाला आदमी दिखे तो उसकी मदद मत करना। यहां हर तरह के अजीब लोग मिलते हैं। और ये, अगर सीटी की आवाज तुम्हारे पास सुनाई दे तो इसका मतलब वो दूर है। मेरे पिता हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रही थी। इनमें से कुछ नियम अंधविश्वासी लोगों ने जोड़ दिए हैं, बस एहतियात के तौर पर। ऐसा कुछ तुम्हारे साथ नहीं होने वाला। फिर मैंने पूरे नियम पढ़े। 1, पार्क में कभी भी अकेले मत जाना। हमेशा कोई काम करने वाला संपर्क साधन अपने पास रखो। 2, चिन्हित रास्तों से बाहर मत जाओ जब तक कि तुम्हें निर्देश न दिया जाए या तुम्हारे पास सही उपकरण ना हो। 3, खाना बाहर मत छोड़ो और कूड़ेदान को हमेशा लॉक करके रखो। 4, हमेशा सीटी और बैज अपने पास रखो। 5, अगर तुम्हें बिना हाथ वाला आदमी दिखे तो उसकी मदद मत करना। 6, तुम्हारा परिवार यहां नहीं है, याद रखो। बाहर से उनकी आवाज सुनने की कोई वजह नहीं है। 7, गाड़ी चलाते समय भी दरवाजे लॉक रखो। 8, पेड़ों पर बने निशानों को ध्यान से देखो। सिर्फ 3 तरह के निशान होते हैं, तीनों त्रिकोण के आकार में, लाल, पीले और हरे। इसके अलावा कोई और निशान हमारे नहीं है। उन्हें फॉलो मत करना। 9, अगर सीटी की आवाज तुम्हारे पास सुनाई दे तो इसका मतलब वे दूर हैं, और अगर आवाज दूर से आए तो समझो वे तुम्हारे पास हैं। 10, डेड ब्लू से सावधान रहो। मैंने पूछा, यह डेड ब्लू क्या है? मेरे पिता ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो, जब तुम जंगल में होते हो, जब तुम्हें लगता है कि चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन असल में वहां दर्जनों आवाजें होती हैं, पक्षियों की, झींगुरों की, पत्तों के हिलने की। हां, क्योंकि असल में सन्नाटा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। पूरी तरह का सन्नाटा कभी नहीं। हमेशा कोई ना कोई आवाज होती है, हरकत होती है, जिंदगी होती है। उन्होंने एक पल रुककर मेरी तरफ देखा। डेड ब्लू मतलब पूरी तरह का सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों को सुन्न कर दे। अस्वाभाविक और गलत। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए तो? ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए तो? वे कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उनकी नजर स्टीयरिंग व्हील पर टिक गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली, फिर अचानक मेरे पीछे वाली खिड़की की तरफ चली गई। तुम वहां से निकल जाओ, बस इतना कहकर वो गाड़ी से उतर गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गया। केबिन छोटा, धूल भरा और तंग था। मुझे समझ नहीं आया कि वो यहां 8 घंटे कैसे बिताते होंगे। अंदर एक छोटा सा टीवी था जो काम नहीं कर रहा था, एक मेज और एक मिनी फ्रिज। मैंने पूछा, आप यहां पूरे समय अकेले बैठे रहते हो? हां। क्यों, डर लग रहा है? आप बोर नहीं होते? मार्टिन का पोस्ट यहां से सिर्फ 10 मिनट दूर है। कभी कभी मैं वहां चला जाता हूं। वैसे भी यहां ज्यादा कुछ होता नहीं है। मेरा इलाका कैंप साइट से काफी दूर है।
बस कभी कभी पेट्रोलिंग करनी होती है, ये देखने के लिए कि कोई रात में भटक तो नहीं गया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये इलाका थोड़ा ज्यादा जंगली है, कम खोजा गया। आपने पूरा इलाका एक्सप्लोर नहीं किया? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये मुमकिन ही नहीं है। मतलब आपको नहीं पता कि बाहर क्या है? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यही तो मजा है। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें एड्रेनालिन चाहिए। मैंने सिर हिला दिया। उन्होंने मिनी फ्रिज खोला और मुझे एक जूस का कैन फेंका। ऑरेंज जूस। मैंने एक बार कहा था कि मुझे ये पसंद है, और उन्हें याद था। शायद हमारा रिश्ता इतना खराब भी नहीं था। हम दोनों उस छोटे से केबिन में साथ बैठे थे। डैड ने दरवाजा लॉक कर दिया। सच कहूं तो ज्यादातर समय मैं यहां बस सोता हूं, यहां कभी कुछ होता ही नहीं। मैंने मजाक में पूछा, तो आपने सच में कभी कोई अजीब चीज नहीं देखी, जैसे वो जो आप मुझे बचपन में बताते थे? उन्होंने हंसते हुए कहा, यहां का सबसे खतरनाक जीव मेरा मैनेजर है, और उससे बात करने से अच्छा मैं 1000 क्रिप्टिड्स का सामना कर लूं। मैं हंस पड़ा। मैं खिड़की के पास झुककर बाहर देखने लगा। कुछ दिख ही नहीं रहा, बस मेरी ही परछाई। लाइट कम कर दूं? हां। उन्होंने लाइट धीमी कर दी और अंधेरा धीरे धीरे केबिन के अंदर घुस आया। जंगल अब और ज्यादा साफ दिखने लगा और ज्यादा जिंदा। चांदनी इतनी तेज थी कि सब कुछ साफ दिख रहा था, और आसमान में सितारे भी, जो शहर में कभी नहीं दिखते। केबिन एक पहाड़ी पर था, एक पेड़ से टिका हुआ। नीचे एक ट्रैपोडोर और सीढ़ी थी जो हमारी कार तक जाती थी। हम पेड़ों के ऊपर से सीधे घाटी तक देख सकते थे। शुरुआती कुछ घंटे हम बस बातें करते रहे। करीब आधी रात को मुझे नींद आने लगी। मैं नहीं सोना चाहता था, लेकिन आखिरकार हार गया और मेज पर सिर रखकर सो गया। अचानक डैड ने मुझे जगा दिया। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, कितना टाइम हुआ? मार्टिन का कॉल आया था। मार्टिन? कौन? मैंने उनींदी आवाज में पूछा। यहां का दूसरा रेंजर, कैंपसाइट से कॉल आया है। कोई गायब है, हमें उसे ढूंढने जाना होगा। हमें? मतलब हम दोनों? हाँ, तुम पीछे बैठना, मैं अभी मार्टिन से बात कर रहा हूं। फोन से धीमी आवाज आ रही थी, रुको, बच्चे को मत लाओ। क्यों? वो कार में ही रहेगा। पॉल, आज शायद उन रातों में से एक हो सकती है। हम कार से बाहर नहीं निकलेंगे। तुम इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मैं इसे यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। अंधेरे में कुछ पल खामोशी रही। देखो पॉल, मैं समझता हूं तुम अपने बच्चे को साथ लाना चाहते थे, लेकिन आज सही दिन नहीं है। यह खतरनाक हो सकता है। हम बस थोड़ा ड्राइव करेंगे, सब ठीक रहेगा। उसे केबिन में छोड़ दो। डैड ने स्पीकर ढक लिया। मुझे समझ नहीं आया मार्टिन ने क्या कहा, लेकिन मैंने नोटिस किया, उनकी नजर बार बार मेरे पीछे वाली खिड़की पर जा रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। मार्टिन मुझे लेने आ रहा है। तुम यहीं रहोगे, दरवाजा लॉक करके? लाइट बंद रखना और मेरा इंतजार करना। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। क्या? मैं यहां अकेला नहीं रहूंगा? मार्टिन ने ऐसा क्या कहा कि आपने प्लान बदल दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जल्दी लौटूंगा। तुम चाहो तो सो जाना, या मैं कॉल कर लूंगा। मैं डर गया था, सच में, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने ही कहा था कि यहां कुछ होता ही नहीं। तो मैंने मजबूरी में हां कर दी। डैड नीचे उतर गए और उनका चेहरा अंधेरे में गायब हो गया। मैंने देखा मार्टिन की कार आई, उन्हें लेकर चली गई। फिर सन्नाटा। मैं चाहता था कि मैं अपने घर पर होता, अपने बिस्तर में, लेकिन मैं बस कुर्सी पर बैठा रहा और इंतजार करता रहा और करता रहा। मेरे दिमाग में सबसे बुरे ख्याल आने लगे। अगर उनका एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी भालू ने हमला कर दिया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनके बताए किस्से और वो नियम सब याद आने लगे। करीब 2 बजे ट्रेपरडोर पर धक धक हुई। मेरा सीना कस गया। फिर दोबारा दस्तक हुई। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन कुछ था जिसने मुझे रोक लिया। फिर मैंने अपने डैड की आवाज सुनी कि
खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आवाज केबिन में गूंज रही थी। मैंने फोन की तरफ देखा, फिर ट्रैपडोर की तरफ। केव, प्लीज खोलो। मैं जानता हूं तुम अंदर हो। मैंने तुम्हें खिड़की से देखा है। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। अगर वो मुझे देख सकता है तो कोई भी देख सकता है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए था। आपके पास चाबी नहीं है? ये अंदर से लॉक होता है। हां, सही। क्या हुआ? वो मिला? हां, वो नशे में था। हमने उसे उसके दोस्तों तक पहुंचा दिया। मैं बात करते हुए दराज में चाबी ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। मैंने किसी को सीढ़ी चढ़ते नहीं सुना, और ना ही मार्टिन की कार देखी। आप यहां कैसे आए बिना मार्टिन के? क्या मतलब? खोलो केव, मैं ठंड से जम रहा हूं। जो जवाब दीजिए। वो मुझे छोड़कर गया। हेडलाइट्स नहीं दिखी। हमने बंद रखी। जानवरों को आकर्षित नहीं करना था। झूठ। मैंने कागज निकाला। छह, तुम्हारा परिवार यहां नहीं है। बाहर से उनकी आवाज सुनने की कोई वजह नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन उठाया और डैड को कॉल किया। फोन बज रहा था, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। डैड ने कॉल उठाया। सब ठीक है? मैंने फुसफुसाकर कहा। डैड, बाहर कोई है जो आपकी नकल कर रहा है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उनकी कांपती आवाज आई। दरवाजा मत खोलना। लाइट बंद है ना? अभी बंद की। तुम्हें पहले ही बंद करनी चाहिए थी। सॉरी। कोई बात नहीं, उससे बात मत करना। क्या तूने बात की? मैंने झूठ बोला। नहीं। ठीक है, वही रहो। मैं आ रहा हूं। अगर वो आपको देख ले तो? हमारे पास तरीके हैं। डरना मत। मैंने फिर झूठ बोला। मैं नहीं डर रहा। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं आ रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं, उनके लिए डर रहा था। नीचे से आवाज फिर आई कि प्लीज खोलो। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर वो बोला, क्या तुमने किसी से फोन पर बात की? मेरा फोन जंगल में खो गया। जिसके पास फोन है वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। बार बार, वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। मेरा सिर घूमने लगा। डर, तनाव, अपराध बोध, सब एक साथ। वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। चुप हो जाओ। और वो चुप हो गया। फिर सन्नाटा। मैंने नियमों की लिस्ट बार बार पढ़ी। बाहर हवा चल रही थी। अच्छा है अभी डेड ब्लू नहीं है। तभी दीवार पर जोरदार थंब हुआ। फिर एक और, फिर एक और, जैसे कोई चल रहा हो। फिर वो आवाज छत पर पहुंच गई। कुछ मेरे केबिन पर चढ़ रहा था। मैं रोने लगा और अपना मुंह दबा लिया। मुझे बस अपने डैड चाहिए थे। तभी खिड़की पर उनका चेहरा दिखा। मैं जम गया। वो वहां नहीं हो सकते थे। केबिन जमीन से 10 मीटर ऊपर था। वो मेरे डैड नहीं थे। वो लगातार खटखटाता रहा और हम एक दूसरे को देखते रहे। उसकी नकली नाक से खून टपक रहा था। तभी फोन बजा। केविन, तुम अंदर हो? हां, और वो आपकी तरह दिखता है। मैं आ रहा हूं अभी। कुछ मिनटों बाद मार्टिन की कार आई। वो चीज मेरी तरफ देखकर मुंह फाड़कर मुस्कुराई और अंधेरे में कूद गई। गोलियों की आवाज आई। कुछ देर बाद मैंने डैड को कॉल किया। कहां हो? तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैंने उन्हें आते देखा। मैंने दरवाजा खोला, उन्हें गले लगा लिया, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। हवा बंद, झिंगुर बंद, डेड ब्लू। मैं भागकर कार में बैठ गया, दरवाजा लॉक किया। तभी मैसेज आया। मैंने एक्सीलेटर दबाया और सामने खड़े डैड को कुचल दिया, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे डैड नहीं थे। आगे जाकर असली मार्टिन मिला। तुम्हारे डैड एक टीवी लेकर तुम्हें लेने आए थे। तब मुझे समझ आया मैंने गलत इंसान को मारा, लेकिन वो इंसान था ही नहीं। आज भी मेरे डैड नहीं मिले, लेकिन मुझे पता है वो जिंदा है और मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।